नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने व्यतिकरण के बारे में पढ़ा है। व्यतिकरण के दो प्रकारों के बारे में पढ़ा है। व्यतिकरण संपोषी प्रकार का होता है, व्यतिकरण विनाशी प्रकार का होता है। ये तमाम बातें हमने की है और लास्ट हम पहुंच गए थे व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या करने के लिए और हमने गणितीय व्याख्या की भी है। और उस दौरान हमने दो समीकरणें व्युत्पन्न की है। आपने देखा हो तो समीकरण ए और समीकरण बी। और जो लोग चैनल पे नए हैं या जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जाके वो वीडियो देखें, तभी ये कहानी आपको पूरी और अच्छे से समझ में आएगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि व्यतिकरण एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी किसी कंपटीशन लेवल के लिए भी आपको ये सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से व्यतिकरण को समझना है, इसीलिए जो वीडियो जितने भी आ रहे हैं वो आप कंटिन्यू देखा करें, रोज के रोज देख लिया करें, नोट्स अपने हाथों से बनाया करें। उससे बहुत फायदा होगा आपको और निश्चित तौर पे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण हमने पढ़ा है। एक बार जरा सा मैं उनको बता देता हूँ कि वो क्या थे। तो सुनिए कि व्यतिकरण हम किसे कहते हैं, जब दो तरंगे आपस में अध्यारोपित होती है। ये इस प्रकार की तरंगे यानी दोलन करती हुई जो गति करती है वो दो तरंगे, ये पहली तरंग है मान लीजिए और ये आपके पास दूसरी तरंग है। तो पहली और दूसरी तरंग आपके पास यहाँ पे उपलब्ध है। व्यतिकरण क्या होगा इन दोनों तरंगों के द्वारा? तो जब भी ये दोनों तरंगे अध्यारोपित होगी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी ये दोनों तरंगे मिलेगी तो एक परिणामी तरंग का निर्माण होगा, एक नई तरंग इन दोनों से मिलकर बनेगी और उसे हम परिणामी तरंग कहेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि इन दोनों तरंगों से मिलकर जो परिणामी तरंग बनती है, जो परिणामी तरंग बनती है, उस तरंग का आयाम और उस तरंग की तीव्रता, उस तरंग का आयाम और उस तरंग की तीव्रता कहीं तो आपको मिलती है अधिकतम और कहीं आपको मिलती है न्यूनतम। बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण। जब दो तरंगों को आपस में अध्यारोपित किया जाएगा तो नई यानी कि जो परिणामी तरंग है उसका आयाम और उसकी तीव्रता कहीं अधिकतम और कहीं क्या मिलेगी? न्यूनतम। इस घटना को क्या कहेंगे? व्यतिकरण। अब कहीं अधिकतम मिलती है तो क्यों मिलती है, जरा इस बात का भी ध्यान दीजिए। अधिकतम इसलिए मिलती है दोस्तों कि जब ये दोनों किरणें समान कला में हो, समान कला से ये इस तरीके से हो, दोनों क्या हो? समान कला में हो, तो तीव्रता और आयाम क्या मिलेगा? मैक्सिमम। और यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में हो, विपरीत कला में मतलब ये लीजिए, ये दोनों किरणें विपरीत कला में है, इसका सरंग इसके सरंग में व्यवस्थित हो रहा है और इसका गर्त इसके गर्त में व्यवस्थित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि तरंगे दोनों समान कला में है। और यदि दोनों तरंगे समान कला में है तो आगे जाकर पर्दे पे आवृत्ति क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी और उसे हम कहेंगे कौन सा व्यतिकरण हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है आपके समपोषी व्यतिकरण। और यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में है, यहाँ पे कला को कौन सी है भैया? विपरीत। तो विपरीत कला में है तो आपको जो व्यतिकरण मिलेगा उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। ये आपको याद रखना है। तो इन दोनों प्रकारों के बाद हमने इसकी गणितीय व्याख्या की है और गणितीय व्याख्या में हमें लास्ट दो समीकरणें मिली है, उसको लेकर हमने बातचीत की है। तो दो समीकरणें कौन सी मिली है जरा ध्यान दीजिए। एक तो थी आपके पास a1 प्लस a2 और cos फाई, इसको हमने क्या माना था? r cos थीटा। ये हुई थी आपकी समीकरण कौन सी? ए। और उसके बाद एक समीकरण और थी हमारे पास a2 sin फाई और इसे हमने माना था r sin थीटा। ये समीकरण कौन सी थी भैया? बी। ये दो समीकरणें हमको मिली थी और हमने तरंग का व्यापक समीकरण है वो माना था y a sin ओमेगा t 11th क्लास के अनुसार। और उसी से हमने ये दोनों समीकरणें भी निकाली है और परिणामी तरंग का विस्थापन भी निकाला है। जैसे पहली तरंग का समीकरण मैंने y1 a1 sin ओमेगा t माना था और दूसरी तरंग का समीकरण a2 sin ओमेगा t प्लस क्या माना था? फाई।
तो ये दोनों समीकरण थी मेरे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन्हीं दोनों से मिलकर एक परिणामी तरंग बनी और उस परिणामी तरंग का विस्थापन अपन ने निकाला था। क्या निकाला था? परिणामी आयाम, इसका आयाम a1 है, इसका आयाम a2 है, और परिणामी आयाम हमने कितना माना था? r, और समीकरण आपको मिली थी r sin ओमेगा t प्लस क्या मिली थी? थीटा। ये था परिणामी तरंग के लिए विस्थापन समीकरण। y यहाँ पे विस्थापन का काम करता है, r यहाँ पर आयाम है, और ओमेगा टी प्लस थीटा यहाँ तरंग की क्या है भैया? कला है। इसकी कला ओमेगा टी है, इसकी कला ओमेगा टी प्लस फाइव है, और दोनों में कला अंतर यानी कलाओं का अंतर देखा जाए तो कितना है इन दोनों में? 5। और यहाँ इसकी कला ओमेगा टी प्लस क्या मिलती है आपको? थीटा। ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, बस ये समीकरण विस्थापन के लिए हमने व्युत्पन्न कर लिया है। उसके बाद हमने थीटा निकाला था, आपको याद हो तो थीटा भी हमने निकाला था, tan इनवर्स था a1 प्लस a2 cos थीटा अपॉन a2 sin थीटा जैसा समीकरण हमने निकाला है। आज आगे बढ़ते हैं और इसके आयाम को, परिणामी जो आयाम है उसके लिए एक समीकरण हम फाइंड करते हैं। तो देखिए परिणामी आयाम आप कैसे निकालोगे, r का मान कैसे निकालोगे? समीकरण a आपके पास है उपलब्ध, इसका वर्ग कीजिए और समीकरण b का भी वर्ग कीजिए और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। यानी कुल मिला के आपको लाइन ये लिखनी है कि दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर, तो कीजिए वर्ग और जोड़िए। तो एक बार मैं दोनों साइडें जो मेरे पास है, पहले मैं इनका वर्ग करके जोड़ देता हूँ, इक्वल इनका वर्ग करके जोड़ देता हूँ। आसान है, तो लीजिए r cos थीटा का मैंने वर्ग किया तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r sin थीटा का प्लस है r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये इक्वल। अब इन दोनों का वर्ग करके मेरे को जोड़ना है। तो पहले तो a प्लस b, जैसे a प्लस b बन रहा है तो मैं यहाँ पे कर दूं a1 प्लस a2 cos फाई का क्या हो गया? स्क्वायर, वर्ग कर दिया और ये जोड़ दिया। इसमें कौन सा? a2 का स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। ये तो दो पद है और ये एक ही है, ऐसा मैंने इसलिए किया है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ आप लोग देखिए, अगर मैं इन दोनों में से r कॉमन निकाल दूं, अगर इन दोनों में से r को क्या करूं मैं? कॉमन निकाल दूं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। चलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1। बस यही मैंने किया है। तो केवल और केवल यहाँ पे क्या बचा? r स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर पहले हमने कॉमन निकाल दिया, तो कुल मिला के r स्क्वायर बचा। अब बात करते हैं उधर की। तो इधर आप देख पा रहे हो कि a और ये पूरा अवयव क्या है? b। a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है आप सबको मालूम है, तो बस वही करना है। ये लीजिए, ये भी फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये मैं करूंगा यहाँ पे। और जब भी ये लागू करूंगा यहाँ पे तो क्या मिलेगा? r स्क्वायर के बराबर में, जरा ध्यान दीजिए, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी a1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब a1, b का मतलब a2 और cos क्या है? 5, a2 cos 5। उसके बाद b का क्या करना है मेरे को? स्क्वायर, तो प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर और क्या मिल गया? 5। मैंने इसका कोष्टक खोल दिया है। प्लस क्या पड़ा है आपके पास? a2 का स्क्वायर sin स्क्वायर और क्या मिला है आपको? 5। तो मैंने कुल मिला के यहाँ ये स्थिति कर दी। अब देखिए यहाँ भी a2 का स्क्वायर है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी a2 का स्क्वायर है और यहाँ भी a2 का क्या है? स्क्वायर। a2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे मेरे पास एक तो a2 बच ही जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, फाई और थीटा है तो कॉमन ही दोनों, तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो केवल और केवल यहाँ से यहाँ तक में मेरे पास क्या बचेगा? a2 का स्क्वायर, बाकी सारा तो एक हो गया। तो ये लीजिए, मैंने समीकरण को वापस से लिखा, r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5
और प्लस a2 का क्या बचा है स्क्वायर। सीधा करके लिखे जरा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ये आपके पास मिला है आर स्क्वायर के बराबर में। और आर क्या है कि जो परिणामी तरंग आपको मिल रही है उस परिणामी तरंग का आयाम। तो यदि परिणामी तरंग का आयाम फाइंड आउट करना है तो आप आर स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला यूज लोगे, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और क्या है cos फाई। अब यहाँ से यदि r आपको फाइंड आउट करना है तो आप स्क्वायर को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो बस यही आपको याद रखना है कि रूट में ये सारा समीकरण इस तरीके से निकालना है आपको, एक परिणामी तरंग का, व्यतिकरण के दौरान जो परिणामी तरंग बनती है उसका आयाम। अब देखिए इसमें हमने थीटा को फाइंड आउट कर लिया, इसमें हमने परिणामी तरंग का आयाम r निकाल दिया। अच्छा y के लिए तो हमारे पास समीकरण पड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब केवल एक चीज यहाँ पे रह जाती है और वो है कि परिणामी तरंग की तीव्रता। तीव्रता है भी क्या, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद कि तीव्रता निकाली कैसे जानी है। यदि किसी आंकिक प्रश्न में हमें ऐसा पूछ लिया गया कि भाई तीव्रता का मान यहाँ पे ज्ञात कीजिए, तो आप तीव्रता किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए एक बार तीव्रता के लिए फॉर्मूला व्युत्पन्न करने से पहले मैं जरा आपको ये बता दूं कि यहाँ बार बार मैं कलांतर की बात लिए जा रहा हूँ और वो कलांतर है क्या ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कलांतर जानना ही नहीं है बल्कि चीजों को फील करना है, तभी ये सारी कहानी आपको समझ में आएगी। तो किस तरीके से कलांतर क्या है, और एक और बात मैंने कल कही थी आपको शायद याद हो, तो पथांतर। कलांतर यानी कि कोणों का अंतर और दूसरा है पथांतर यानी पथ का अंतर। तो क्या होता है कलांतर, सबसे पहले मैं कलांतर को समझाता हूं। तो ये लीजिए कलांतर। दोस्तों सबसे पहले कलांतर को रिप्रेजेंट करते हैं फाई के माध्यम से, और हमने यहाँ पे दोनों तरंगों का कलांतर तो हमने फाई लिया है, लेकिन जो परिणामी तरंग है उसके लिए जो कलाकोण आपका है उसको हमने थीटा माना था, दोनों को अलग दिखाने के लिए। लेकिन असल में कलांतर को फाई के माध्यम से ही दर्शाया जाएगा, ये बात आप अच्छे से याद रखें। ये होता है आपका कलांतर। और वैसे यदि कह लिया जाए तो कलांतर को कहेंगे कोणों का अंतर या कोणों में अंतर। फेज को तो आप जानते ही हो, बताने की जरूरत भी नहीं है। तो फेज में जो अंतर है, कोणों में जो अंतर है, उसे ही हम कहेंगे यहाँ पे कलांतर। तो कलांतर के लिए क्या स्थिति है जरा ये समझिए। ये जो कलांतर है यानी कि कोणों में अंतर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोणों में अंतर के लिए अगर मैं संपोषी व्यतिकरण की बात करता हूँ, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा यदि मैं बात करता हूं विनाशी व्यतिकरण की, कि विनाशी व्यतिकरण, इसके लिए देखो कला कोण जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं संपोषी व्यतिकरण के लिए, और उसी की मैं बात कर रहा हूं विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो ये जो कला कोण है, ये जो कलांतर है फाई, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है 2n पाई। संपोषी व्यतिकरण के लिए मैक्सिमम के लिए 2n पाई जैसा इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो तो 2n पाई, n क्या है, तो n यहाँ पे 0 1 2 3 डॉट 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 इस रूप में आप इसे ले सकते हैं। और यदि मैं संपोषी को हट करके यदि विनाशी की बात करूं तो इसके लिए पाई का जो फॉर्मूला है वो 2n - 1 और पाई होता है। कलांतर इसके लिए ये होगा और इसके लिए ये होगा। अब माजरा क्या है ये समझिए। यहाँ पे जो आप n लोगे वो 1 2 3 डॉट 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 ये ले रहे होंगे, तो n का मान यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे शून्य भी हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। और ये दोनों जो फॉर्मूले हैं कलांतर के लिए, इनका भी विशेष ध्यान रखें, संपोषी व्यतिकरण के लिए और दूसरा विनाशी व्यतिकरण के लिए। अब समझिए कि क्यों मैंने आखिरकार 2n पाई लिखा है, 2 पाई भी तो मैं लिख सकता था। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे n का मान शून्य रखता हूँ, यदि मैं यहाँ पे n का मान क्या रखता हूँ शून्य, तो सिंपल सी बात है फाई आपको क्या मिलेगा शून्य।
यदि मैं यहाँ पे m का मान 1 रखता हूँ तो 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1, और क्या मिलेगा 2 पाई। यदि आगे 2 रखा जाए तो क्या मिलेगा 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। ठीक इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो कलांतर का मान ये होगा अगर किसी समीकरण के लिए कला कोण या कलांतर का मान 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, या आगे भी मान लो सम संख्या में जो लिए जा रहे हैं, यदि फाई का मान ये है तो व्यतिकरण कौन सा होगा समकोषी व्यतिकरण होगा। और इसका उल्टा यदि फाई का मान अगर यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो 2 गुणे 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, और क्या मिलेगा केवल पाई का पाई। अच्छा 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा 3 पाई, और यहाँ पे 5 पाई, 7 पाई। इसी तरीके से ये मान आपका मिलता रहेगा। तो यदि फाई के लिए ये सारे मान मेरे पास है, यदि कलांतर इतना है तो व्यतिकरण यहाँ पे समकोषी ना होकर के कौन सा होगा विनाशी व्यतिकरण होगा। इस बात का ध्यान रखें। अब मैंने ये कह दी बात, आप लोगों ने सुन ली है, लेकिन मैंने ये आपको बोला है कि 2 पाई अगर आपके पास 2 पाई है, कलांतर का मान फाई का मान 2 पाई है, तो व्यतिकरण कौन सा होगा समकोषी कह दिया। लेकिन क्यों होगा, कारण क्या है, वो बात भी हम समझेंगे। अच्छा यदि 4 पाई है तो समकोषी व्यतिकरण होगा, क्यों होगा उसका भी कारण क्या है। या यदि कलांतर केवल कितना है पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, यहाँ पे 7 पाई है, तो व्यतिकरण कौन सा होगा विनाशी होगा। क्यों होगा कारण जान लेते हैं एक बार। तो देखिए कि यहाँ पर मेरे पास यदि कोई समीकरण यहाँ पे मिली हुई है, पहले मैं समकोषी व्यतिकरण की बात करूंगा, विनाशी को मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ। ये लीजिए कि यदि कलांतर कितना है दो तरंगों के मध्य 2 पाई का कलांतर है, मैं शून्य की बात नहीं करूंगा क्योंकि शून्य तो आखिरकार शून्य होता है। तो 2 पाई यदि कलांतर है किन्हीं दो तरंगों के मध्य, मैं यहाँ पे पहली बात कर रहा हूँ कि कलांतर कितना है, कलांतर 2 पाई है। देखिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, तो सारी चीजों को फील करना है। मैं फिर से आपको बोल रहा, तो यदि मैं यहाँ पे कलांतर 2 पाई लेके चल रहा हूँ तो माजरा क्या होगा। 2 पाई का मतलब क्या है, पहले तो आपके पास ये तरंग है और ये तरंग ये इस तरीके से गति कर रही है, आप लोग जानते ही हो कि तरंग हमेशा क्या करती है दोलन करते हुए गति करती है। अगर मैं फेज की बात करूं तो यहाँ पे 0 डिग्री है, ये बात स्पष्ट है बिल्कुल। और यदि मैं यहाँ तक चलता हूँ, यानी यहाँ ग्राफ की मैं बात करूँ, इसके कलांतर की मैं बात करूँ, तो यहाँ कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री को मैं π/2 भी तो कह सकता हूँ, तो π/2 है यहाँ पे। और अगर इस बिंदु तक चला जाए, अगर यहाँ तक चला जाए तो मैं कहूँगा कोण कितना बना है 180 डिग्री, और 180 डिग्री के लिए हमेशा हम लिखेंगे क्या पाई। और यदि यहाँ तक चला जाए इसके मध्य तक, तो मैं कहूँगा 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, ये हो जाएगा फेज इसका। और यदि यहाँ तक चला जाए तो कितना हो जाएगा 2 पाई कह दूंगा, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 360 डिग्री, है ना। ये सारी चीजें आप पढ़ के आते हो तो कोई नहीं, ये मैंने बता दिया आपको फिर से कि ये जो फेज है यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ तक, यानी जब तक आधा दोलन किरण कर लेती है, एक तरंग आधा दोलन करती है, तब तक फेज कितना हो जाता है पाई भैया 180 डिग्री यानी पाई। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में, यहाँ से यहाँ तक कितना पाई, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना पाई, तो पाई प्लस पाई। अगर यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण एक दोलन की बात करें तो कितने पाई हो जाएगा जी 2 पाई। भाई एक पूरा दोलन कब होता है जब वो 360 तक चली जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हो गए, ये कितनी हो गई भैया टोटल जो दूरी है 2 पाई हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूंगा 2 पाई। अच्छा आधे दोलन के लिए सिर्फ यहाँ तक के लिए क्या होगा पाई। अब सुनिए जरा कि मेरे पास कोई एक तरंग है, वो तरंग ये है, ये लीजिए, ये तरंग मैं ले रहा हूँ और वो बिल्कुल इस तरीके से जा रही है, ये लीजिए। और एक दूसरी तरंग, मैं 2 पाई कलांतर की बात कर रहा हूँ, तो एक ऐसी तरंग लूंगा जिसमें और इस तरंग में कितना अंतर हो, कला का कितना अंतर हो, 2 पाई हो। तो ये लीजिए मैंने 2 पाई अंतर वाली एक किरण यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की, ये पाई और ये पाई, 2 पाई तो आगे चल चुकी है। अच्छा फिलहाल अगर देखो तो ये भी 2 पाई और ये भी क्या है 2 पाई, लेकिन मेरे को कलांतर कितना दर्शाना है 2
पाई। कलांतर कितना दर्शाना है 2 पाई, मतलब इसमें और इसमें ये पहली किरण है मान लीजिए ए है और ये दूसरी किरण मान लीजिए कौन सी है बी, तो ए और बी में कलांतर मेरे को कितना देना है 2 पाई का, मतलब साफ है कि 2 पाई का कैसे होगा, ये लीजिए जी ये पाई यहां से यहां तक और यहां से यहां तक भी क्या है पाई। अच्छा पाई और पाई कितने हो गए 2 पाई, 2 पाई और 2 पाई कितने पाई है 4 पाई। लेकिन इस किरण में अगर देखा जाए तो कितने पाई है, केवल पाई एंड पाई, कितने हैं 2 पाई। अंतर निकाला कितना आया 2 पाई, बस यही 2 पाई अंतर दर्शाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये 2 पाई अंतर वाली दो किरणें मैंने यहाँ पे ली है। अब यदि आप देखो तो यहाँ से आपको भैया किरण पहला दोलन ऊपर ही कर दिए, ये मान लीजिए आप मान के चलिए, तो पहला दोलन इसने किया, फिर यहाँ से शुरू किया और यहाँ से इस तरीके से 4 पाई चले। अंतर दर्शाने के लिए मैं हमेशा ये करूंगा कि ये किरण व्यतिकरण तो यहाँ से हो रहा है, यहाँ से व्यतिकरण स्टार्ट हो रहा है, दोनों किरणें यहाँ पर मिलेगी और एक परिणामी तरंग देगी, लेकिन ये तरंग 4 पाई है, मतलब ये दो दोलन पहले ही कर चुकी है। ये पूरा अपना यहाँ से यहाँ तक का एक दोलन जो है वो पहले ही कर चुकी है, 2 पाई पहले ही चल चुकी है, इसलिए इस किरण का मान कितना हो 4 पाई, 4 पाई माइनस 2 पाई, अंतर कितना आया 2 पाई। तो अब चीजों को समझिए कि यहाँ ये किरण चली है, यहाँ ये इसका क्या है भैया श्रृंग, पहला अगर बात करें तो श्रृंग को मैं प्लस छोड़ देता हूँ, और यहाँ इसका भी क्या है श्रृंग, यहाँ इसका क्या है गर्त और यहाँ इसका क्या है गर्त। जब दोनों गर्त गर्त आपस में मिलेंगे और जब दोनों श्रृंग श्रृंग आपस में मिलेंगे, क्योंकि व्यतिकरण तो कहां से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है ना। ये तरंग तो हमने कलांतर दर्शाने के लिए 2 पाई कलांतर दर्शाने के लिए बनाई है, बल्कि व्यतिकरण असल में कहां से शुरू होता है यहाँ से। तो ये प्लस प्लस यानी श्रृंग श्रृंग आपस में मिले और ये गर्त गर्त आपस में मिले, मतलब साफ है कि कौन सा व्यतिकरण हुआ है, समकोषी व्यतिकरण हुआ। कौन सा व्यतिकरण हुआ है समकोषी। तो जब भी कलांतर क्या होगा 2 पाई, तो कौन सा व्यतिकरण होगा समकोषी। कैसे होगा वो मैंने आप लोगों को समझाया है। एक उदाहरण छोटा सा और ले लेता हूं कि यदि कलांतर कितना है 4 पाई, तो कौन सा व्यतिकरण होगा, समीकरण तो ये बताता है कि कौन सा होगा समकोषी होगा। देखते हैं होगा या फिर नहीं होगा। तो समझिए चीजों को, मैं यही बता देता हूं आपको। ये कोई तरंग है जो आपके पास पहली तरंग के रूप में है, ये लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक चली है ना। और अगर देखो तो कितना है भैया पाई और पाई 2 पाई और 4 पाई, क्योंकि मेरे को 4 पाई कलांतर दर्शाना, 4 पाई क्या है यहाँ पे कला का अंतर, तो इसमें और अगली किरण में कितना कलांतर होना चाहिए 4 पाई का। ये लीजिए, ये तो व्यतिकरण के बाद ये तरंग चलेगी 2 पाई, यानी यहाँ से यहाँ तक ये चल पाएगी, लेकिन 4 पाई केवल क्या दर्शाना है कलांतर। 4 पाई मतलब या मतलब साफ है, ऊपर से शुरू करूंगा, ये लीजिए, ये लीजिए और ये मैंने ऐसा किया और आगे जाकर ये तरंग फिर से व्यतिकरण हुआ तो ये इस फॉर्म में आ गई। तो 4 पाई पहले चल चुकी है, देखिए 1 2 3 और 4 कितने पाई 4 पाई और 2 6 पाई और 2 पाई। 4 पाई का इसमें क्या है कलांतर, भाई 4 पाई कलांतर। 2 पाई कलांतर का मतलब है कि किरण पहले ही व्यतिकरण से पहले ही 2 पाई चल चुकी है। 4 पाई का मतलब है कि किरण व्यतिकरण से पहले ही 4 पाई चल चुकी है। तो ये किरण 4 पाई चल चुकी है अभी, और अब इसका क्या शुरू हो रहा है व्यतिकरण, यानी दोनों किरणें आपस में मिल रही है, परिणामी तरंग बना रही है, व्यतिकरण यहाँ पे हो रहा है। तो अब जब परिणामी तरंग बनेगी, ये श्रृंग है, ये श्रृंग जैसे कि प्लस है और ये प्लस, ये माइनस, आगे फिर प्लस फिर माइनस, तो जब भी प्लस प्लस आपस में मिलेगा, माइनस माइनस आपस में मिलेगा, तो हम कहेंगे कौन सा व्यतिकरण हुआ है, फिर से समकोषी व्यतिकरण। तो इस प्रकार से यदि आपके पास कलांतर 0 है, यदि कलांतर 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, तो उन सभी स्थितियों में जो व्यतिकरण होगा वो व्यतिकरण कौन सा होगा समकोषी व्यतिकरण। और इसका जस्ट उल्टा अगर हम देखें कि विनाशी व्यतिकरण, तो हमने निकाला है कि पाई 3 पाई 5 पाई। अब उसके लिए भी देखते हैं कि यदि आपके पास 3 पाई है या केवल पाई है तो विनाशी व्यतिकरण होगा या समकोषी होगा, और समकोषी या विनाशी होगा तो क्यों होगा, वो कारण भी हमें जानना है। तो देखिए मैं कलांतर 2 पाई न लेकर के यहाँ क्या करूं, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाऊं। कलांतर कितना ले लूं पाई, और हमने समीकरण से निकाला है, समीकरण क्या था विनाशी के लिए 2n - 1 और क्या था पाई, जहां n बराबर 1 2 3 ये चल रहा था।
अगर मैं इसमें 1 रखूं तो क्या मिलेगा, पाई का मान मेरे को क्या मिलेगा, पाई। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो मेरे को मिलेगा 3 पाई, और आगे मिलेगा मेरे को 5 पाई, 7 पाई। इन सब स्थितियों के लिए आपको क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। तो ये लीजिए, मैंने पहला एग्जांपल आपके सामने रख दिया है, कौन सा वाला, पाई। तो ये आपकी तरंग जो बिल्कुल सिंपल तरीके से है, ये लीजिए, ये तरंग तो इस रूप में चलती है, 2 पाई चल पा रही है, ये 0 डिग्री इसका फेज है। और यदि ये तरंग है और इसमें दूसरी तरंग में मेरे को कितना अंतर दर्शाना, कलांतर कितना दर्शाना है, केवल और केवल पाई का। तो पाई का कलांतर दर्शाने के लिए दोस्तों मैं केवल आधा दोलन उसे करवाऊंगा। ये आपकी तरंग ए और ये तरंग कौन सी, बी। तरंग ए और तरंग बी में मेरे को करना क्या है, अंतर कितना रखना है, केवल पाई का, कलांतर पाई का रखना है। तो ये लीजिए, मैंने ये बनाने से पहले क्या किया कि अंतर को बनाया। ये बात ध्यान रहे कि पहले किरण नहीं बनानी है, जो व्यतिकरण के बाद हुए, पहले आपको क्या बनाना है, उसका जो पहले का जो है थीम वो आपको बना के चलना है। और पहले का थीम हमेशा ही हम ऊपर से शुरू करते हैं, केवल मेरे को कलांतर कितना दर्शाना, पाई का, यानी आधा दोलन है, पाई मतलब आधा दोलन। तो ये मैंने पाई का कलांतर इसमें दर्शा दिया, कोई नहीं, हो गई बात। और अब किरण तो कंटिन्यू ही चलेगी ना भैया, यहाँ से यहाँ चली है, तो मतलब साफ है कि यहाँ से कैसे चलेगी, यहाँ है ना, तरंग दोलन करते हुए गति करती है। तो यदि कोई किरण, दो किरणों के मध्य कलांतर कितना है, पाई, तो किरण को इस रूप में चलना होगा। और अब आप समझ सकते हैं कि किरण ए और किरण बी, तरंग ए और तरंग बी को अगर अध्यारोपित किया तो परिणामी तरंग मिलेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ क्या है, प्लस, और यहाँ क्या है, माइनस। व्यतिकरण के बाद इसका जो पहला दोलन है वो ऊपर की तरफ है, और व्यतिकरण के बाद इसका पहला दोलन कहाँ है, नीचे की तरफ। दूसरा देखें तो इसका माइनस है, लेकिन इसका क्या है, प्लस। तो किरणें हो गई ना विपरीत कला में, ये किरण इस तरीके से है और नीचे वाली किरण इस तरीके से है। और जब जब विपरीत कला में तरंगें मिलती है तो हम कहते हैं कि कौन सा व्यतिकरण हुआ जाता है, विनाशी व्यतिकरण। तो यहाँ कलांतर पाई के लिए कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण। एक एग्जांपल और देख लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं पाई में लेकर के 3 पाई जैसी स्थिति लेता तो क्या मेरे पास विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि ऐसा होता। ये लीजिए, ये आपकी पहली तरंग, तरंग ए, और अब पहली और दूसरी तरंग में कितना कलांतर रखना है आपको, 3 पाई का, ठीक है ना। अब 3 पाई का कलांतर रखना है तो यहाँ पे 3 स्टेप मेरे को चलना होगा, ऊपर से शुरू करूंगा, 1 2 और 3। पाई है, 2 पाई है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कितने पाई हो गए, 3 पाई हो गए। अब तरंग तो कंटिन्यू चलेगी, मतलब ये, यानी कि यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर फिर से क्या मिला है आपको, एक गर्त मिला है और एक सुरंग मिला है। यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ इसका दूसरा माइनस वाला है लेकिन प्लस वाला है। और जब जब प्लस माइनस आपस में मिलते हैं तो कौन सा व्यतिकरण आपको मिलता है, विनाशी व्यतिकरण। तो अब उम्मीद ये करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल आपको 5 पाई के लिए और 7 पाई के लिए भी देखना है, और दूसरा 6 पाई और 8 पाई के लिए भी देखना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है कि क्या वो विनाशी है या नहीं है। अब कलांतर के बाद हम समझते हैं स्थिति पथांतर की। कलांतर तो हमने जाना कि कोणों में अंतर को हम कलांतर कहते हैं। यदि 2 पाई है और 4 पाई है तो माइनस किया तो 2 पाई आया, तो कलांतर 2 पाई हुआ। और कलांतर यदि समसंख्या में है तो वहां आपको समकोशी मिलेगा, और अन्यथा आपको विनाशी व्यतिकरण देखने को मिलेगा। कलांतर के बाद हम लौट के आते हैं पथांतर पे। पथांतर का मतलब सिंपल है कि पथ में अंतर। पथ का मतलब तो रास्ता होता है, पथ में अंतर नहीं समझे। देखिए पथ में अंतर क्या है कि जैसे मेरे पास कोई बिंदु यहाँ पे ए है, और ए से तरंग बिंदु बी तक चल रही है, ए से बिंदु बी तक चल रही है, और कोई मेरे पास यहाँ बिंदु सी है और सी से भी कहाँ तक चल रही है, बी तक। देखिए तरंग, पहली तरंग जो है वो ए से बी तक चल रही है और दूसरी तरंग सी से बी तक चल रही है। तो यहाँ अगर मैं BC माइनस AB की स्थिति देखूं तो ये होगा पथांतर, यानी कि उसके रास्ते का अंतर। ये BC वाला रास्ता और ये AB वाला रास्ता, यदि दोनों रास्तों में अंतर को निकाला, माइनस किया, तो बात तय है कि ये स्थिति आपकी क्या कहलाएगी, पथांतर। लेकिन पथांतर को रिप्रेजेंट हम करते हैं डेल्टा x से। ये बात भी आप जान लीजिए
और कलांतर को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ये भी बात तय है। तो यहाँ यदि मैं कलांतर में कलांतर व पथांतर में संबंध, यदि मैं यहाँ से ये बताऊँ आपको कि संबंध क्या है, तो कलांतर फाई के बराबर में होता है, क्या होता है, 2π/λ और इनटू आपका यहाँ पे पथांतर। ये संबंध होता है कलांतर और पथांतर में। यानी यदि आप समीकरण लिखना चाहो तो फाई इज इक्वल टू 2π/λ और इनटू डेल्टा क्या है, x, और ये संबंध का समीकरण है फाई के मध्य और डेल्टा x, यूं कह लो कि पथांतर, इन दोनों के मध्य संबंध का समीकरण ये है। और यहाँ आप यदि लैम्डा को देखो तो वो रिप्रेजेंट करता है तरंगदैर्ध्य, ठीक है ना। और डेल्टा x यहाँ पे पथांतर, फाई यहाँ पे कलांतर है, और 2π को तो कोई बदल सकता ही नहीं हो, तो 2π तो हमेशा से ही 2π है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनेगी फाई इक्वल टू 2π/λ इनटू डेल्टा x। अब यदि व्यतिकरण संपोषी है, यदि अधिकतम की बात हो रही है, अधिकतम न्यूनतम की बात हो रही है, तो स्थिति क्या होगी, पहले कि यदि व्यतिकरण कौन सा है जी, संपोषी व्यतिकरण है, संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण में हमने देखा है कि कलांतर का जो मान है, यानी फाई का जो मान है, वो 2n π होता है, 2n π, जहां n क्या है, 1 to अनंत तक चलता है। तो यदि फाई का ये मान अगर मैं यहाँ पे रख दूं, यहाँ कलांतर फाई का मान, तो क्या मिलेगा, तो पथांतर की समीकरण क्या होगी, लीजिए फाई की जगह मैंने रख दिया 2n π इज इक्वल टू आपके पास 2π/λ की स्थिति है और डेल्टा x एज इट इज पड़ा है। तो यदि यहाँ से समीकरण को सॉल्व करूं तो 2π से 2π सही हो जाएगा, और यहाँ बचा क्या है, केवल n, यहाँ लैम्डा। अगर मैं इसको पक्षांतर करूंगा तो n लैम्डा हो जाएगा, और डेल्टा x यानी डेल्टा x के बराबर में निकालना चाहूँ तो n लैम्डा। यानी यदि कहीं संपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर की समीकरण होगी वो ये होगी। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा यदि मैं आपको बताना चाहूँ, कौन सा वाला व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए स्थिति क्या होगी, ये बात जानने के लिए हम क्या करेंगे, कोई विनाशी व्यतिकरण में कलांतर फाई का मान कितना होता है, कलांतर फाई इज इक्वल टू 2n-1 π, ये होता है 2n-1 π। तो यदि यहाँ फाई की जगह मैं रखूं, यहाँ इस समीकरण में फाई की जगह मैंने क्या रख दिया, 2n-1 π, तो स्थिति क्या बनेगी, ये लीजिए 2n-1, और ये है आपके पास पाई इज इक्वल टू क्या है, 2π/λ और डेल्टा x है। तो ये लीजिए 2π/λ और इनटू डेल्टा क्या है, x। अच्छा, पाई से तो पाई यहाँ पे कट जाना है ना, और दूसरा क्या रहेगा, डेल्टा x इधर है और लैम्डा को जब इधर भेजोगे तो भाग में है, गुणा में आ जाएगा। यानी क्या मिलेगा, यदि मैं यहाँ से डेल्टा x फाइंड आउट करता हूँ तो आपको 2n-1 और क्या मिलेगा, लैम्डा, और ये 2 गुणा में है तो भाग में, यानी ये क्या आ जाएगा, बट्टे में 2। तो यदि कहीं विनाशी व्यतिकरण जैसी स्थिति देखने को मिल रही है तो वहां आप ये कह लोगे कि डेल्टा x का मान 2n-1 लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, 2। और ये स्थिति भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों स्थितियों को याद रखें। और एक चीज और कि संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर पूछे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और यदि विनाशी के लिए कलांतर पूछे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कलांतर की बात पूछे तो ये लीजिए, और यदि आपसे पथांतर पूछे किसी भी न्यूमेरिकल्स में कि आप पथांतर याद कीजिए, यदि संपोषी है तो आप इसे, और यदि विनाशी है तो आप इसे, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसे, पथांतर को, और ये करते हैं किसे, कलांतर। तो ये बात हो जाएगी यहाँ पे सेम, ठीक है ना। और दोनों स्थितियां याद रखनी है। अब देखो शॉर्ट तरीके से आपको कैसे करना है, शॉर्ट तरीके से ये करना है कि यदि कलांतर, यदि आपको क्या करना है, कलांतर को किसमें बदलना है, पथांतर में।
ये किसी भी समीकरण के लिए है या फिर किसी भी न्यूमेरिकल्स के लिए है। कलांतर है और उसे पथांतर में बदलना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे कि आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पे पाई यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना भाई। अगर कलांतर को पथांतर में बदलना है और आपके पास जो पाई पड़ा है उस पाई को आप सीधा सा किसमें कन्वर्ट कर दोगे, लैम्डा में, और 2 का क्या लगा दोगे, भाग, तो कलांतर किसमें बदल जाएगा, पथांतर में। ये एक छोटी सी ट्रिक आप लोग याद रखिए, इससे काम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बस वही करना है, पाई को किसमें बदल देना है, लैम्डा में बदल देना। ये स्थिति याद रहे, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि m लैम्डा है और यहाँ पर भी लैम्डा अपॉन 2 का क्या लगाया जा रहा है, तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है पहले तो कलांतर को पथांतर में दर्शाने के लिए। और ये होता है असल में पथ का अंतर, यानी कि रास्ते का अंतर, चाहे भले ही आप संपोषी ले रहे हो या फिर भले ही आप कौन सा ले रहे हो, विनाशी। और अब यहाँ पे एक चीज बच जाती है और वो ये है कि किसी भी तरंग के लिए उसकी जो तीव्रता है, यदि 2 तरंगे आपस में अध्यारोपित कहीं पे जाके हो रही है तो उसकी तीव्रता क्या होगी। तो तीव्रता I को दर्शाने के लिए भी हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। और अब तक हमने ये पथांतर कलांतर सारे पढ़ लिए हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमने कोण थीटा भी निकाल लिया है, यहाँ से परिणामी तरंग का आयाम r भी निकाल लिया है, यानी कि मात्रा, केवल मात्रा कहें तो बच रखा है आपके पास। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं तीव्रता को। इंटेंसिटी जो है वो किसी तरंग के लिए क्या होती है, यदि 2 तरंगों को फिर से अध्यारोपित किया जा रहा है तो परिणामी तरंग जो आपको मिलेगी उसकी तीव्रता क्या होगी। अब देखिए, अगर देखा जाए तो हमने 2 समीकरणें निकाली हैं, 2 तरंगे जो अध्यारोपित की जाती है। पहली तरंग के लिए हमने उसका विस्थापन y1 = a1 sin ओमेगा t ये निकाला है, और दूसरी जो समीकरण है उसके लिए हमने कहा है कि y2 = a2 sin ओमेगा t प्लस क्या है आपके पास, फाई। ये इसकी कला है और ये इसकी कला है, दोनों में कलांतर कितना है, फाई। ये बात हम कर चुके हैं, बार बार इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग इसे याद कर पाओ। अच्छा, पहली तरंग का अगर आयाम देखा जाए तो कितना है, a1, और दूसरी तरंग का आयाम अगर देखा जाए तो कितना है, a2। और मैं आपको ये बता दूं कि तीव्रता जो होती है I, इंटेंसिटी है तो हम I से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये I का जो मान होता है वो आपके पास k a का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। यहाँ के नियतांक है जो फिक्स रहेगा, तो k a स्क्वायर के बराबर यदि इसका मान है, और इसे मैं अगर पहली तरंग के लिए लूं, पहली तरंग के लिए, तो इसके लिए तीव्रता का मान क्या होगा, उसे I1 से मैं दर्शा दूंगा। और k तो मेरे पास सेम का सेम रहेगा, आयाम पहली तरंग के लिए कितना है, a1 का क्या है, स्क्वायर, क्लियर। और यदि मैं दूसरी तरंग के लिए बात करूं, इसके लिए तीव्रता, तो I2 = आपके पास क्या मिलेगा, k तो है a2 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरी वाली तरंग का आयाम कितना है, a2। और इन दोनों को मिलाकर के जो परिणामी तरंग बनी थी वो बनी थी r और sin ओमेगा t प्लस क्या था आपके पास, थीटा। तो ये लीजिए, अगर मैं इस तरंग की बात करूं तो इसके लिए I परिणामी है आपके पास, टोटल है, तो मैं I1 I2 ना लेकर के सीधा क्या लेता हूं, I k, और आयाम इसका कितना है जी, r, तो आयाम का स्क्वायर। भाई तीव्रता का समीकरण यदि आप देखो तो तीव्रता का समीकरण कितना होता है जी, तीव्रता = k a का क्या होगा, स्क्वायर। ये समीकरण आपके पास होगा। यदि मैं पहली तरंग के लिए बात करूं तो पहली तरंग की तीव्रता ये, दूसरी तरंग के लिए बात करूं तो इसकी तीव्रता ये, और तीसरी तरंग के लिए बात की जाए तो इसकी तीव्रता ये। अब सुनिए, यदि मैं I1 का रूट लूं, यानी रूट I1, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि रूट k है और रूट a1 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, a1 होगा, बस यही स्थिति होगी। अच्छा, जब मैं इसको देखता हूँ, ये तो थी पहली तरंग के लिए I2, और I2 का क्या निकालो, रूट, तो क्या मिलेगा, रूट k और a और 2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रूट I, टोटल वाला I निकालूं तो रूट हो जाएगा k और क्या मिलेगा, r, बस सिंपल सी बात है। तो प्रत्येक तरंग के लिए, दोनों तरंगों के लिए तीव्रता और जो परिणामी तरंग मिल रही है उसकी तीव्रता कितनी होगी जी,
इतनी होगी। अब देखिए एक समीकरण हमने व्युत्पन्न किया है आयाम के लिए, यदि आपको याद हो तो, और आयाम के लिए क्या समीकरण हमने निकाला है, ध्यान दीजिए। आयाम के लिए जो समीकरण हमारे पास था r के स्क्वायर के बराबर, और वो समीकरण ये था कि a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos और फाई, ये हमने परिणामी तरंग का जो आयाम है उसके लिए ये समीकरण हमने निकाला था। तो यदि इस समीकरण को मैं क्या करूं, एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे कि k से गुणा करने पर, और k से गुणा मैं इसलिए करता हूं कि जब k r स्क्वायर हो जाएगा तो k r स्क्वायर का मान क्या रख दूंगा, i रख दूंगा। k a1 का स्क्वायर हो जाएगा तो मान रख दूंगा i1। बस ठीक इसी तरीके से तो k से गुणा करो तो क्या मिलेगा, k r स्क्वायर और इज इक्वल टू k a1 का स्क्वायर प्लस k a2 का स्क्वायर प्लस 2 k a1 a2 और क्या है आपके पास cos और फाई। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। अब k r स्क्वायर का मान यदि आप निकालो तो k r स्क्वायर को हम क्या कहते हैं कि i, तो यहाँ क्या रख दूं मैं फिर से i, और i1 पहली तरंग की तीव्रता, i2 दूसरी तरंग की तीव्रता, ठीक उसी तरीके से अगर मैं i की बात करूं तो परिणामी तरंग की तीव्रता, और k a1 स्क्वायर को क्या रखना है i1 ये लीजिए, और प्लस k a2 स्क्वायर को फिर से क्या रखना है i2 प्लस 2k a1 a2। अब यहाँ पे k a1 जैसी कोई स्थिति हमारे पास है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो k है इस k को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि रूट k गुणे रूट k। क्या ये बात सही है? और यदि सही है तो हम ऐसा ही करेंगे, क्या करेंगे, ये 2 मैंने यहाँ पे लिखा और रूट k गुणा a1, और यहाँ करता हूँ मैं रूट k गुणा a2, वापस से करोगे तो रूट k k हो जाएगा a1 और क्या हो जाएगा a2, और cos फाई एज इट इज मेरे पास पड़ा है। अब क्या करेंगे, यहाँ रूट k a1 की स्थिति है, रूट k a2 की स्थिति है, रूट k a1 आपके पास क्या है रूट i1, बस वही रखेंगे। तो ये लीजिए मैंने यहाँ इस कंप्लीट वाले i को i1 प्लस i2 इक्वल किया, और 2 तो मेरे पास है लेकिन साथ में क्या है रूट के a1, ये मैंने रखा इसको रूट i1, और क्या हो गया रूट के a2 को मैंने रखा रूट का i और क्या है 2 और cos फाई एज इट इज। तो ये समीकरण मेरे को तीव्रता के लिए मिला है, इसको याद करना है, और याद करने से अच्छा है कि आप इसे निकाल लें एग्जाम में। तो तीव्रता के लिए i1 प्लस i2 टू i1 रूट i1 i2 रहेगा और cos क्या रहेगा फाई। तो इसी तरीके से ये समीकरण आपको फाइंड आउट करना है। और अब ये जो समीकरण आपको मिला है इसमें यदि देखा जाए तो रूट i1 रूट i2 जैसी स्थिति हमारे पास यहाँ पे मिल रही है, और इस रूप में समीकरण है। इस समीकरण को बिल्कुल अच्छे से आपको याद करना है और निकालना भी इसको सीखना है, जैसे मैं सारी कैलकुलेशन में बताया। अब तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम के लिए बात करते हैं कि यदि तीव्रता क्या हो, एक तो समकोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगी, व्यतिकरण दो ही प्रकार के हैं, और दूसरा कि वो विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगी। एक तो समकोषी व्यतिकरण है और एक कौन सा है विनाशी व्यतिकरण। तो इन दोनों के लिए ये जो आपकी तीव्रता का ये समीकरण आपको मिल रहा है, वो तीव्रता का समीकरण क्या होगा, तो ये लीजिए कि तीव्रता यहाँ समकोषी व्यतिकरण, और समकोषी व्यतिकरण में मान क्या होना चाहिए अधिकतम, और अधिकतम तभी होगा जब मैं cos थीटा को क्या रख दूंगा, cos थीटा अधिकतम कब होगा जब वो +1 हो जाएगा, +1 होगा तो cos थीटा क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। तो यदि cos थीटा को मैंने cos फाई या cos थीटा कह लो, दोनों ही कोणों की स्थिति है, तो यदि cos फाई +1 हो गया तो समीकरण क्या मिल जाएगा, केवल और केवल i i1 + i2 टू रूट i1 और i2, जैसे ये मिलेगा i i1 + i2 और +2 रूट i1 और रूट i2। अधिकतम की स्थिति के लिए +1 हुआ तो ये स्थिति आपको मिलेगी। और इसे मैं अगर बदलना चाहूं तो इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि i i1 + i2, और दोनों ही किसमें है रूट में, और का क्या हो जाएगा
होल स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो a प्लस बी का एक होल स्क्वायर, तो ठीक उसी तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। तो ये अगर इतना मिलता है तो अब तीव्रता ये क्यों रखनी है, सीधी सी बात है। यदि अधिकतम के लिए हमें फाइंड आउट करना है तो हम सीधा ये रख देंगे, और यदि न्यूनतम के लिए करना है तो स्थिति क्या होगी। पहली बात कि न्यूनतम के लिए हमें cos को क्या लेना पड़ेगा, न्यूनतम की स्थिति क्या होगी, -1 होगा तो cos न्यूनतम हो ही जाएगा। तो यदि यहाँ पे -1 है तो I कंप्लीट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, और प्लस की जगह क्या रख देना है, माइनस हो जाएगा ना एक की बार, तो 2 रूट I1 और रूट क्या हो जाएगा I2। तो अब की बार प्लस में आकर के क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि रूट I1 माइनस रूट I2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बस यही समीकरण है जो रिप्रेजेंट करती है मिनिमम इंटेंसिटी को, मिनिमम जो आपकी तीव्रता है उसे, और वो स्थिति बनती है कौन से वाले व्यतिकरण के लिए, न्यूनतम वाले व्यतिकरण के लिए। तो ध्यान रहे, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रताओं का जो मान है वो अलग अलग फॉर्म में आपको इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ मैं ऐसा भी लिख दूं कि ये जो I है ये कौन सा है भैया, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, और ये I कौन सा है, मिनिमम। इस रूप में आप इसे याद कर सकते हैं। तो तीव्रता के लिए ये स्थिति याद रखनी है, और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहना है आपको। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा है कि प्रत्येक वीडियो को देखना है। अगर किसी ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उन्हें देखें और फिर कंटिन्यू ये सारी स्थितियां देखें, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा।